संसद परिसर में जिस तरीके का हंगामा लगातार देखने को मिला है, वहीं आज की अगर बात करते हैं, केंद्र मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आज इसे ब्लैक डे कहा है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी मौजूद हैं। सर, हरियाणा न्यूज पे आपका स्वागत है। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कहा गया है कि ब्लैक डे है आज। जिस तरह की परिस्थिति हुई है बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को घेरता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को लेकर कह रही है कि हमेशा इस तरह की चीजें कांग्रेस के द्वारा कही जाती है। कि संविधान के ऊपर 2 दिन की बहस थी। उस बहस में जाहिर तौर पर बाबा साहब का जिक्र तो होना ही था, क्योंकि संविधान की प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष थे। पिछले 1950 में 26 जनवरी को जिस समय संविधान लागू हुआ था, उससे और अब तक के संशोधनों के विषय के ऊपर, समय समय के ऊपर संविधान के साथ की गई खिलवाड़ के विषय के ऊपर, संवैधानिक परंपराओं के मान्यताओं के उल्लंघन के ऊपर, उनके सम्मान के ऊपर 2 दिन तक लगातार चर्चा चली है। इसमें मुख्य तौर पर सत्ता पक्ष के हर वक्ता ने कांग्रेस ने जो भी आज तक संविधान के साथ किया, संवैधानिक परंपराओं के साथ किया, उन मामलों को उजागर किया है। विपक्ष ने भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अलग अलग किस्म से संवैधानिक परंपराओं के उल्लंघन के आरोप लगाए, लेकिन चर्चा के अंदर निचोड़ के रूप में जब आखिरी वक्ता माननीय अमित शाह जी थे, तो उस निचोड़ में माननीय अमित शाह जी ने 1950 के से लेकर सबसे पहला 1952 के संशोधन के साथ विषय को आगे बढ़ाते हुए और कांग्रेस के लगातार के रिज़ाइम के ऊपर चर्चा की, और उसमें पूरे देश के सामने उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस ने ना कभी संविधान का सम्मान किया और ना कभी बाबा साहब का सम्मान किया। तकरीबन 1.5 घंटे से ऊपर का माननीय गृह मंत्री जी का भाषण था। उन्होंने पूरे इतिहास को सिलसिलेवार सदन के सामने रखा और कांग्रेस के पूरी तरह से आज तक के चरित्र को उजागर कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह का ये कहना कि बाबा अंबेडकर नाम जितनी बार कांग्रेस के द्वारा लिया जा रहा है, इतनी बार अगर भगवान का नाम लिया जाए तो 7 जन्मों तक स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये कहां तक सहमत आप मानते हैं? क्योंकि कांग्रेस इसी बयान को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह से उनके इस्तीफे की मांग कर रही है और साथ ही कह रही है कि वो माफी भी मांगे। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि आज इस समय जो आप बाबा साहब का इतना नाम ले रहे हैं, आज तक तो याद आया नहीं। बाबा साहब कानून मंत्री के तौर पर जब थे, सबको पता है कि पंडित नेहरू ने उनकी इच्छाओं के विपरीत जो कुछ वो संवैधानिक परंपराएं गरीब आदमी के लिए लागू करना चाहते थे, जो नियम लागू करना चाहते थे, पंडित नेहरू ने लगातार उनकी अनदेखी की, उनका विरोध किया। बाबा साहब तो ये भी चाहते थे कि कानून मंत्री के रूप में मैंने जो संवैधानिक व्यवस्थाओं का जो प्रारूप बनाया वो ठीक है, मैंने बना दिया, लेकिन मैं बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हूं और मैं आर्थिक विशेषज्ञ हूं। मैं देश को आर्थिक रूप से बहुत जल्द समय में संपन्न बनाने की सारी नीति तैयार कर सकता हूं, लेकिन पंडित नेहरू नहीं चाहते थे। बाबा साहब जो व्यवस्थाएं चाहते थे उनके विपरीत पंडित नेहरू का आचरण था, और उन्हीं से रुष्ट होके उन्होंने नाराज होके कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र दिया था। उसके बाद बाबा साहब के साथ जो उनके साथ किया गया वो सारा जग जाहिर है। हालांकि उनके परिनिर्वाण के बाद जो है ना, वो भी उनको सम्मान नहीं दिया गया जिस सम्मान के वो लायक थे, जिस सम्मान को वो आधारिक रूप से, जिस सम्मान को वो मतलब उनको प्राप्त होना चाहिए था। लेकिन जिस समय भारतीय जनता पार्टी ने वाजपेयी जी की सरकार के समय पहली बार एनडीए की सरकार थी, बाबा साहब को मरणोपरांत भारत रत्न दिया, उनको इतना बड़ा सम्मान दिया, और आज 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भाजपा की सरकार बनी है, बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, जहां से उन्होंने अध्ययन किया था, लंदन में जहां पर वो पढ़े थे, उसको भी भारत सरकार ने खरीद के एक तीर्थ के रूप में विकसित किया है।
सर, अगर आज की हम परिस्थिति की अगर हम बात करते हैं सर, संसद परिषद की बात करते हैं, तो 2 भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी जख्मी हुए हैं, हॉस्पिटलाइज हैं। वहीं कांग्रेस तो के मैं द्वारा कहा जा रहा है पहले कि मैं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी जिस तरीके से धक्का मुक्की दी गई है, वो काफी गलत है और लोकसभा अध्यक्ष को देखिए भी मैं शिकायत की गई है। मैं पहले अपनी बात को पूरा जी। कर देता हूं एक बार। बाबा साहब ने अंतिम सांस ली अलीपुर रोड के ऊपर, उनको भी तीर्थ के रूप में विकसित किया। नागपुर में जहां उन्होंने दीक्षा ली बौद्ध धर्म की, उसको भी तीर्थ के रूप में विकसित किया। महू में जहां वो पैदा हुए, उसको भी तीर्थ के रूप में विकसित किया। और जहां पर उसका मुंबई में दाह संस्कार हुआ, उसको भी चैत्य भूमि के रूप में विकसित किया। पंच तीर्थ का निर्माण किया। तो माननीय गृह मंत्री जी का ये कहना था कि इतने दिनों तक तो आपको बाबा साहब याद आए नहीं, अब हर बात में बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब कर रहे हो, इतनी देर में भगवान का नाम ले लो, वहीं से आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि बाबा साहब का नाम क्यों लेते हो और भगवान का नाम लो। उनका कहने का अर्थ यह था कि आपको 50 सालों की अपने सत्ता में रहते हुए कभी बाबा साहब याद आया नहीं। अब नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब को पूरी तरह से उनके इतिहास को जीवंत कर दिया है। देश के सामने उनकी जो भूमिका रही आज़ादी के आंदोलन में भी, देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक में वातावरण में भी, अब पूरी तरह से दुनिया को बता दिया है। अब आपको बाबा साहब याद आ रहे हैं, लगातार बाबा साहब पुकार रहे हो, तो इतनी बार भगवान का ही नाम ले लो। उनका कहने का मकसद ये था। जहां तक है आज ये धक्का मुक्की वाली बात, जिस समय कांग्रेस के लोग वहां पर नारे लगा रहे थे, मैं भी उसी समय संसद के अंदर गया था। और जब हमने देखा कि सीढ़ियों के ऊपर इतना ज्यादा जमघट है, प्ले कार्ड लिए हुए हैं, सारे लगा रहे हैं, तो मैं साइड का जो रैंप है, मैं साइड के रैंप से होके गया था। हमारा कोई भी विपक्ष का आदमी वहां पर था ही नहीं जो उनके साथ धक्का मुक्की करते। कांग्रेस के लोगों की स्वयं की ही आपाधापी में एक दूसरे से आगे बढ़ के, क्योंकि सामने प्रियंका गांधी थी, राहुल गांधी थे, उनको अपना चेहरा दिखाने की लालसा में कि भाई मेरा चेहरा ज्यादा से ज्यादा दिखे नारा लगाने में, और वो धक्का मुक्की उनकी स्वयं की है। उसमें पेड़ियों से फिसलन हुई है। उसमें सत्ता पक्ष के किसी व्यक्ति का, एनडीए के किसी घटक का या बीजेपी के किसी एमपी का कोई भी भूमिका नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन पर भी बात कर लिया जाए सर, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लगातार एक तरफ से लगभग विपक्ष के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, और साथ ही कांग्रेस के कुछ नेताओं के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि वे वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है बल्कि वन नेशन वन गवर्नमेंट है, और साथ ही कहा जा रहा है कि फेडरलिज्म पे प्रहार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। कि इस किस्म की संवैधानिक व्यवस्थाओं में निर्णय करने के लिए सबसे बड़ी जो पंचायत होती है वो संसद ही होती है। और संसद में, लोकसभा में ये बिल पेश किया गया। विपक्ष ने मांग की कि इनको जेपीसी को सौंप दिया जाए। विपक्ष की मांग के ऊपर 31 आदमियों की कमेटी जेपीसी बनाई गई, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसको विधेयक सौंप दिया गया है, जिसकी माननीय प्रियंका गांधी भी जिसकी मेंबर हैं। अब जेपीसी के अंदर जो निचोड़ आएगा वो संसद का एक मत फैसला होगा, उसमें सारे देश को पता चल जाएगा। चलिए सर, एक आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगी किसानों को लेकर के, जिस तरीके से लगातार शंभू बॉर्डर पे किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो उनके नेता हैं जो फास्टिंग पर हैं, यानी कई दिन हो चुके हैं, अभी तक कुछ ग्रहण नहीं किया गया उनके द्वारा, किस तरीके से देखते हैं? और आपके एक बयान को लेकर भी काफी नाराजगी किसानों के अंदर है। नहीं, मेरे बयान का तो अब वो तो कई दिन की बात हो चुकी है। उसमें काफ़ी मैं बता चुका हूँ सारी बातें कि मेरा कहने का आशय क्या था। मैं उसको दोबारा भी रिपीट नहीं करता। जहाँ तक बात है शंभू बॉर्डर के ऊपर, मेरा तो यही कहना है कि केंद्र सरकार ने, हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री ने एमएसपी का पूरा सभी फसलों पर डिक्लेयर कर दिया है। और हरियाणा सरकार पहले ही 24 फसलों पर एमएसपी दे रही है। अब अगर कमी है तो पंजाब सरकार की है। पंजाब सरकार किसानों को बजाय भड़का के दिल्ली तक भेजने के, उनकी समस्याओं का वहां पर निदान क्यों नहीं करती है? तो ये केवल मात्र नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ प्रायोजित एक अभियान चल रहा है। इसमें किसान की भूमिका की बजाय आड़तियों की भूमिका ज्यादा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने यह फैसला किया कि हम हर बिचौलियों को खत्म करना चाहते हैं, हर चीज में डीबीटी का नियम लागू करना चाहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और उसी में किसान जो कृषि नियम थे उसमें यह भी एक नियम है कि बजाय किसान का पैसा आड़ती दे, क्योंकि हमने देखा है हमारे खास तौर पर हरियाणा के जो यमुना की बेल्ट के जिले हैं और उधर जो पंजाब की साइड के जो जिले हैं हमारे,
उन जिलों में आड़तियों का इतना बड़ा एक मकड़ जाल में किसान फंसा हुआ है, वो एडवांस में फसल के पैसे उठा लेता है। घर में अगर कोई दामाद भी आ जाता है, लड़की आती है, उसको भी अगर 100-500 शगुन के देने हैं तो वो भी आड़ती से उधार लेके आके देता है, और हर बार उसके ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज बढ़ता रहता है। जैसे ही फसल आती है, पूरी फसल वो आड़ती के पास डाल देता है, और आड़ती साहब करके बता देता है कि तुम्हारा इतना पैसा तो रिकवर हो गया, अब बाकी अगले साल में कर देंगे। तो आड़ती के जो ब्याज का तंत्र है उसमें फंसा हुआ है वहां का किसान, और ये किसानों का आंदोलन नहीं, आड़तियों का ज्यादा है। वही किसानों को उकसा रहे हैं, क्योंकि उनकी लूटमार बंद हो जाएगी अगर ये कृषि कानून में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का सिस्टम जो हरियाणा में है, जैसे आज फसल डाल दी, तीसरे दिन किसान के खाते में डायरेक्ट पैसे आ जाते हैं, आड़तियों की भूमिका समाप्त है। तो वो जो आड़तियों का मकड़ जाल में जिस किसान को फंसा रखा है, पंजाब का किसान भी उसमें ज्यादा से ज्यादा फंसा हुआ है, और वो जो लोग हैं वो किसान को उकसा रहे हैं, वो असलियत किसान तक जाने नहीं देते। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हम सुन रहे थे रामचंद्र जांगड़ा जी को, राज्यसभा सांसद। तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता